गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BlackGown। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 9 के बारे में, जो बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। ऑर्डर 9 बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी अगर एक सूट फाइल होता है तो कब उस पार्टी को अपीयर होना होगा, और अगर वो अपीयर नहीं होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो रूल नंबर 1 बात करता है कि पार्टी को जो डे फिक्स किया जाएगा, समन भेजा जाएगा कि आपको इस दिन अपीयर होना है और आंसर करना है सूट को, तो उस दिन डिफेंडेंट जो है अपीयर होगा और अपने सूट को आंसर करेगा। पार्टी जो है कोर्ट हाउस में इन पर्सन या फिर अपने प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है। रूल 1 बात करता है कि जिस दिन डे फिक्स किया गया है समन में, डिफेंडेंट को उस दिन अपीयर होना होगा। लेकिन तब क्या, जब डिफेंडेंट को वो समन ही ना मिले? तो रूल 2 कहता है कि ऐसे केस में जो सूट है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा अगर प्लेंटिफ की फेलियर की वजह से डिफेंडेंट को समन नहीं मिलता है। फेलियर इन सेंस कि उसने कोर्ट की जो फीस है समन भेजने के लिए उसको पे ना किया, या जो पोस्टल चार्जेस हैं उसको पे ना किया हो, या फिर ऑर्डर 7 के रूल 9 में जो प्लेंट अटैच करनी है, प्लेंटिफ ने वो प्लेंट ही अटैच नहीं की हो, तो इस वजह से समन ना जा पाया हो और डिफेंडेंट को समन ना मिला हो, तो इस केस में कोर्ट जो है सूट को डिसमिस कर देगा। लेकिन इन सारे फेलियर के बाद भी अगर डिफेंडेंट खुद अपीयर हो जाता है या फिर उसका जो प्लीडर है वो अपीयर हो जाता है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि कोई फेलियर नहीं है और जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी, उसको डिसमिस नहीं किया जाएगा। किसी भी लॉ ऑफ प्रोसीजर का फंडामेंटल रूल है कि पार्टी को एक फेयर और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसी पर्पस के लिए कि कोई पर्सन अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके, उसको एक नोटिस दिया जाता है कि उसके अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है। जो रूल 2 है उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि डिफेंडेंट को समन भेजा जाए ताकि उसको पता चल सके कि उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है। ये एक प्रेसिडेंट कंडीशन है फेयर ट्रायल के लिए। अगर डिफेंडेंट को समन नहीं मिलता है या फिर उस समन में उसको इतना सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया है कि वो अपने केस को अच्छे से तैयार कर सके रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इस केस में उसके अगेंस्ट में कोई डिक्री पास नहीं की जा सकती। इसीलिए रूल 2 में जब प्लेंटिफ की फेलियर की वजह से डिफेंडेंट को समन नहीं मिलता है तो सूट जो है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अगर कभी ऐसा केस हो कि दोनों में से कोई भी पार्टी अपीयर नहीं हुई है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो रूल 3 कहता है कि अगर दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं हुई हैं तो सूट जो है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। रूल 4 बात करता है कि अगर रूल 2 और रूल 3 के अंदर जो सूट है वो डिसमिस हो गया है, तो अभी भी प्लेंटिफ के पास चांस है कि वो दोबारा से फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। जो रूल 2 और रूल 3 का डिसमिसल है वो फ्रेश सूट पे कोई बार नहीं लगाता है, तो प्लेंटिफ चाहे तो फ्रेश सूट फाइल कर दे या फिर वो दोबारा से डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो उसकी फेलियर थी या जो नॉन अपीयरेंस था उसके लिए उसके पास सफिशिएंट कॉज था, तो कोर्ट जो है उस डिसमिसल को सेट असाइड कर देगी और सूट की प्रोसीडिंग के लिए एक नई डेट अपॉइंट कर देगी। रूल 5 बात करता है कि अगर जो डिफेंडेंट है उसको जो समन भेजा गया है वो अनसर्व रिटर्न आ जाए, तो फिर प्लेंटिफ क्या करेगा? तो प्लेंटिफ को उसके 7 दिन के अंदर, जब जो समन है वो अनसर्व रिटर्न आता है, उसके 7 दिन के अंदर उसको एक फ्रेश समन के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है फ्रेश समन को अप्लाई करने में, तो फिर जो कोर्ट है वो सूट को डिसमिस कर देगी। लेकिन अगर प्लेंटिफ उन 7 दिनों के अंदर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसने पूरी कोशिश की, उसके बाद भी वो डिफेंडेंट का जो एड्रेस है उसको नहीं ढूंढ पा रहा है, या फिर जो डिफेंडेंट है वो जानबूझकर जो समन की सर्विस है उसको अवॉइड कर रहा है, या फिर उसके पास कोई और सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से जो टाइम है उसको एक्सटेंड करना चाहिए,
तो कोर्ट जो है उस टाइम को 7 दिन के जो टाइम है उसको एक्सटेंड करके जो कोर्ट को सफिशिएंट टाइम लगता है वो दे देगी। क्लॉज 2 कहता है कि इवन अगर सूट डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ के पास राइट है कि वो दोबारा से फ्रेश सूट जो है उसको फाइल कर सकती है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन होगा। रूल 6 बात करता है कि अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हुआ है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ है सूट की हियरिंग में, तो अगर जो समन है वो ड्यूली सर्व्ड हुआ है डिफेंडेंट को, तो फिर कोर्ट जो है सूट की हियरिंग एक्स पार्टे हियरिंग करेगी और उस हिसाब से ऑर्डर दे देगी। अगर समन जो है वो ड्यूली सर्व नहीं हुआ है, प्लेंटिफ जो है ये प्रूफ नहीं कर पाता कि जो समन है वो ड्यूली सर्व हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो कोर्ट है वो सेकंड समन को इशू करने का ऑर्डर देगी और उसको डिफेंडेंट को सर्व करने के लिए ऑर्डर देगी। और लास्ट केस हो सकता है कि जो समन है वो सर्व तो हुआ है पर सफिशिएंट टाइम पे जो है वो सर्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो कोर्ट में अपीयर हो सके और आंसर कर सके जो डेट फिक्स हुई है हियरिंग के लिए। तो जो कोर्ट है वो उसको आगे की डेट दे देगी और एक नोटिस डायरेक्ट करने को कहेगी डिफेंडेंट को कि ये आगे की जो डेट है उसके जो नोटिस होगा वो डिफेंडेंट को दिया जाएगा। क्लॉज 2 कहता है कि अगर ये प्लेंटिफ की गलती की वजह से समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ है डिफेंडेंट को, तो फिर कोर्ट जो है प्लेंटिफ से जो भी समन के डिले होने की फीस होगी वो प्लेंटिफ से लेगी। रूल 7 बात करता है कि अगर डिफेंडेंट जो था वो सूट की हियरिंग के लिए एब्सेंट था और कोर्ट ने सूट की हियरिंग के लिए एक्स पार्टी हियरिंग के अर्जेंट डेट दे दी है और डिफेंडेंट जो है वो एडजर्न डेट पे आ जाता है और एक सफिशिएंट कॉज दे देता है कि वो पिछली डेट पे क्यों एब्सेंट था, तो कोर्ट जो है चांस देगी उसको अपने सूट को आंसर करने के लिए ऑन द कॉस्ट जो भी कोर्ट डायरेक्ट करे उसको पे करने के लिए। रूल 8 बात करता है कि जो डिफेंडेंट है वो तो प्रेजेंट हुआ है लेकिन जो प्लेंटिफ है वो हियरिंग के दिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो कोर्ट जो है ऐसे केस में सूट को डिसमिस कर देगी। लेकिन अगर डिफेंडेंट जो है उस सूट के क्लेम को एडमिट कर लेता है कि हाँ ये क्लेम जो है वो एडमिट कर रहा है या फिर वो कोई पार्ट जो है उस क्लेम का वो एडमिट कर रहा है, तो कोर्ट जो है फिर उस हिसाब से जो डिक्री पास करेगी कि डिफेंडेंट ने इतना जो क्लेम है उसको एडमिट कर लिया है और जो बाकी रिमाइंडर होगा वो उतना डिसमिस कर दिया जाएगा। रूल 9 बात करता है कि अगर रूल 8 के अंदर जो सूट है उसको होली या पार्टली डिसमिस कर दिया गया है, तो फिर यहाँ पे प्लेंटिफ के पास राइट नहीं है कि वो दोबारा से एक फ्रेश सूट फाइल कर सके, पर जो प्लेंटिफ है वो सूट के डिसमिसल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास एक सफिशिएंट कॉज है उसकी नॉन अपीयरेंस के लिए, तो फिर कोर्ट ऑन सच कॉस्ट ये ऑर्डर दे देगी कि एक नई जो डेट है वो अपॉइंट की जाएगी उसकी नेक्स्ट हियरिंग के लिए। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये तभी दिया जाएगा जब नोटिस दे दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को कि ऐसी एप्लीकेशन आई गई है प्लेंटिफ के द्वारा। रूल 10 बात करता है कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और उसमें से कुछ प्लेंटिफ एब्सेंट हैं तो फिर किस तरीके का प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। तो ऐसे केस में अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और उसमें से कुछ प्रेजेंट हैं और कुछ एब्सेंट हैं, तो जो कोर्ट है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को अलाउ करेगी उसी तरीके से कि जैसे मान लो सारे की सारे प्लेंटिफ जो हैं वो प्रेजेंट हैं, या फिर वो ऐसा ऑर्डर दे सकती है जो कोर्ट को सही लगता है। रूल 11 बात करता है कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से कुछ जो डिफेंडेंट है वो एब्सेंट हैं, तो उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो फिर जो प्रोसीडिंग है उस केस में वो तो नॉर्मली चलेगी जैसे कि सारे डिफेंडेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन जब जजमेंट का टाइम आएगा तब कोर्ट ऑर्डर देते वक्त ये ध्यान रखेगी कि जो डिफेंडेंट एब्सेंट है उनका भी ध्यान रखते हुए ऑर्डर देगी ताकि जो डिफेंडेंट हैं उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। रूल 12 बात करता है कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से किसी को भी इन पर्सन अपीयर होने का ऑर्डर मिला है और दोनों में से कोई भी इन पर्सन अपीयर नहीं होता है या फिर अपने एब्सेंस का कोई सफिशिएंट कॉज नहीं देता है, तो यहाँ पे उन पे वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो ऊपर के केसेस में फॉलो किया जाता है। जैसे अगर डिफेंडेंट एब्सेंट है
तो फिर सूट की जो हियरिंग है वो एक्स पार्टी हियरिंग की जा सकती है, और अगर प्लेंटिफ एब्सेंट है तो जो सूट है उसको डिसमिस किया जा सकता है। रूल 13 बात करता है सेटिंग असाइड डिक्रीज दैट आर पास्ड एक्स पार्टे। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें डिफेंडेंट एब्सेंट था और उसकी वजह से एक्स पार्टे डिक्री जो है वो पास हो गई थी, तो डिफेंडेंट जो है यहाँ पे कोर्ट में उस डिग्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि जो समन था वो उसको ड्यूली सर्व नहीं हुआ था, या फिर उसके पास कोई दूसरा सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से वो सूट की हियरिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाया था, कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद उस डिग्री को सेट असाइड कर देगी। और कोर्ट जो डिफेंडेंट है उससे कॉस्ट पेमेंट लेगी डिले होने की वजह के लिए, और एक नेक्स्ट डेट जो है अपॉइंट कर देगी सूट की प्रोसीडिंग के लिए। प्रोवाइडेड दैट अगर ऐसा केस है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और जो डिक्री है सेट असाइड की वो एक के अगेंस्ट में नहीं दी जा सकती, तो ऐसे केस में सारे डिफेंडेंट जो हैं उनके उसमें पास की जाएगी कि सबके लिए जो डिक्री है वो सेट असाइड कर दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट अगर कोई एक्स पार्टी डिग्री के लिए जो डिफेंडेंट है वो उसको सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन डालता है जिसमें वो ग्राउंड देता है कि जो सर्विस ऑफ समन था वो टाइमली नहीं हुआ, और यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर दिया जाता है कि जो डिफेंडेंट था उसको डेट ऑफ हियरिंग का नोटिस था और उसके पास सफिशिएंट टाइम था कि वो अपीयर होके आंसर कर सके सूट के सारे क्लेम्स को, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो उस डिग्री को सेट असाइड नहीं करेगी। रूल 13 का एक्सप्लेनेशन कहता है कोई अपील फाइल की गई है एक्स पार्टे डिक्री के अगेंस्ट में, और जो अपील है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है किसी भी ग्राउंड पे एक्सेप्ट कि जो अपीलेंट है उसने उस अपील को विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट है वो दोबारा से उसको सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। रूल 14 कहता है कि अगर रूल 13 के अंदर कोई एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड किया जा रहा है तो उसको सेट असाइड करने से पहले जो अपोजिट पार्टी है उसको इस बात का नोटिस दिया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।